हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईएएस प्री 2023 का इंडियन पॉलिटी का सोल्व्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, केवल अनुशंसाएं कर सकती है। तीसरा स्टेटमेंट है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 का यूज नहीं किया जाएगा, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो इस संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसके तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कितने सही हैं? तो सभी तीन ही सही हैं। आइए देखते हैं हम व्याख्यात्मक हल। धन विधेयक यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जाता है। किसकी सिफारिश पर? केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर। कहाँ पेश किया जाता है धन विधेयक? लोकसभा में। इसे लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। तो यहाँ साधारण बहुमत की बात कही गई है। किसके द्वारा? साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इसके बाद इसे राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जा सकता है। लोकसभा चाहे तो अस्वीकार कर सकती है। यदि ऐसी सिफारिशें 14 दिनों के भीतर नहीं दी जाती है तो इसे संसद द्वारा पारित मान लिया जाता है। किसको? धन विधेयक को। अगर सिफारिशों के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है धन विधेयक, 14 दिनों के भीतर उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है तो संसद द्वारा इसे पारित मान लिया जाएगा। वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जाता है। किसकी सिफारिश पर? केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर। कहाँ पेश किया जाता है वित्तीय विधेयक को? लोकसभा में। जब राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की जाती है तो इसे प्रत्येक सदन में विचार के लिए लिया जाए। विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इसमें क्या है? इसमें यह कंडीशन है कि यह विधेयक, वित्तीय विधेयक जो है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है साधारण विधेयक। यह संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे दोनों सदनों द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। क्या होता है इसमें? वित्तीय विधेयक में क्या है कि जब राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की जाती है तो इसे प्रत्येक सदन में विचार के लिए लिया जाए और विधेयक को, कौन से वित्तीय विधेयक को, और इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। साधारण विधेयक यह संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक। इसे दोनों सदनों द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। किसको? साधारण विधेयक को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, दोनों सदनों द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। ठीक यही वित्तीय विधेयक में भी है। इसमें भी क्या है कि दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। अब डिस्कस कर रहे हैं हम धन विधेयक वित्तीय विधेयक से किस प्रकार से भिन्न है। हालांकि सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। क्या होता है? सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक क्या होते हैं? वित्तीय विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि ऐसा वित्त विधेयक जिसमें केवल कर प्रस्तावों से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं, धन विधेयक होगा। कौन सा होगा धन विधेयक? ऐसा वित्त विधेयक जिसमें केवल कर प्रस्तावों से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं, धन विधेयक होगा। और ऐसा विधेयक जिसमें कराधान या व्यय से संबंधित कुछ प्रावधान शामिल होते हैं लेकिन अन्य मामलों को भी शामिल किया गया है, तो वह होगा वित्तीय विधेयक। अगर अन्य मामलों को भी शामिल किया जाता है, कराधान के और व्यय के प्रावधान से संबंधित, इसके अलावा अन्य मामलों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, तो वह वित्तीय विधेयक माना जाएगा।
राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। किसके पास? राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें कोई अमेंडमेंट करने की कोई पावर नहीं होती है। हालांकि एक वित्तीय विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। एक वित्तीय विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पारित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है और अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। तो यह था इसमें। इसके अलावा संविधान में उल्लिखित है कि संसदीय कार्यवाही के साथ साथ कामकाज के संचालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों जैसे अध्यक्ष होता है लोकसभा का, उस पर किसी भी अदालत द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में इसके बारे में प्रावधान निम्नलिखित स्थितियों में संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो ए में है विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तब क्या होगा? तब संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। जब किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन में उसके साथ क्या किया जाता है उस विधेयक के, कि ए में है विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, या फिर बी में है विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों में सदन अंततः असहमत हो जाते हैं, एग्री नहीं होते हैं, और सी में है दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पारित किए बिना उसे स्वीकार किए जाने की तारीख से 6 महीने के से अधिक बीत जाने पर इस 6 महीने की गणना अवधि में उन दिनों पर विचार नहीं किया जाता है जब सदन को लगातार 4 दिनों से अधिक के लिए सत्र अवसान या स्थगित किया जाता है। तो कौन सी अवधि को 4 दिनों से अधिक के लिए सत्र अवसान या उसका स्थगन किया जाता है, उस अवधि को इसमें नहीं काउंट किया जाएगा। किसमें? ये 6 महीने में। यदि उपरोक्त शर्तें पूरी होती है तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इसमें किस टाइम पे स्वीकार किए जाने की बात कही गई है? दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पारित किए बिना। अगर वो विधेयक पारित नहीं हुआ है उसके बिना ही उसे स्वीकार किए जाने की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि बीत जाने पर। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विधेयक? 4 प्रकार के। पहला है संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है वित्तीय विधेयक और चौथा है साधारण विधेयक। हम अध्ययन कर रहे हैं संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। ऐसे विधेयक जिनका उद्देश्य संविधान में संशोधन करना होता है वे कहलाते हैं संविधान संशोधन विधेयक। दूसरा है धन विधेयक। ऐसा विधेयक जिसमें केवल कराधान, सरकार द्वारा धन ऋण लेने, भारत के समेकित कोष से व्यय या प्राप्ति से संबंधित प्रावधान धन विधेयक में होते हैं। तीसरा है वित्तीय विधेयक, जिस विधेयक में कराधान और व्यय से संबंधित कुछ प्रावधान होते हैं, इसके अतिरिक्त किसी अन्य मामले में संबंधित प्रावधान होते हैं, अन्य मामले में उससे रिलेटेड भी इसमें होते हैं। इसलिए यदि किसी विधेयक में केवल सरकार द्वारा व्यय शामिल है और अन्य मुद्दों को संबोधित करता है तो यह वित्तीय विधेयक माना जाएगा अगर उसमें अन्य मुद्दे भी सम्मिलित हैं। चौथा है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक अन्य सभी विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं जो उनके अलावा होते हैं, उन तीनों के। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित रिजर्व अधिसूचित कर देती है, क्या होता है कि केंद्र सरकार रिजर्व अधिसूचित कर देती है। क्या है इसमें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करो इन तीनों पे, कि एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को रिजर्व अधिसूचित कर देती है तो क्या होता है। पहला स्टेटमेंट है राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। दूसरा है कथन ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। तीसरा कथन है ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। और चौथा कथन है ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। तो इसमें क्या है? उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें कितने कथन सही है? तो केवल 3। इन चारों कथनों में से केवल 3 कथन सही है। पहला, दूसरा और तीसरा, और चौथा इसमें रॉन्ग है। संबंधित व्याख्या है इसकी कि ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि वे संरक्षण उद्देश्यों के लिए खतरा पैदा करती हैं। अगर ऐसी गतिविधियां, ऐसी कोई एक्टिविटीज हो रही है, उनको क्या किया जा सकता है? प्रतिबंधित किया जा सकता है
यदि वे संरक्षण के लिए क्या कर सकती है, खतरा पैदा कर सकती हैं तब। वनोत्पाद संग्रह करने के लिए यह सामुदायिक प्रारक्षित क्षेत्र प्रबंधन समिति द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम के अधीन है। जो भी सामुदायिक प्रारक्षित क्षेत्र प्रबंधन समिति द्वारा नियम बनाए गए हैं, रेगुलेशंस नियम, तो उनके अधीन होंगे ये सब। तो इसलिए चौथा जो कथन है वह रोंग हो जाएगा कि ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति है, क्योंकि इससे तो नुकसान होगा। तो किसको नुकसान होगा? समुदाय प्रारक्षित क्षेत्र का, इसलिए उसको क्या होगा, पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट है क्विज, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होती है। दूसरा कथन है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। तीसरा कथन है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। तो इनमें से कितने कथन सही है, ये पूछा गया था। तो कितने कथन सही है इसमें? तो केवल 2 कथन सही है और एक गलत है। कौन सा कथन? पहला कथन ये सही है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से दी जाती है। किसके आदेश से? राष्ट्रपति के ऑर्डर के माध्यम से दी जाती है ऐसी अधिसूचना। और दूसरा कथन भी सही है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और वह सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। और ये तीसरा कथन है गलत। क्यों कथन गलत है ये? संबंधित व्याख्या है अनुच्छेद 342 क्लोज 1। अनुच्छेद 342 क्लोज 1 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातियों, जनजातीय समुदायों या उन समुदायों के भीतर के भागों या समूह को निर्दिष्ट कर सकते हैं जो संविधान के उद्देश्यों के लिए होंगे। उस राज्य के संबंध में जो एसटी अनुसूचित जनजाति माना जाता है। 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों को अपने संबंधित राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। किसको? राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। और यहाँ क्या दिया गया है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है, जबकि किससे अपेक्षित है ये बात? तो ये अपेक्षित होती है राष्ट्रपति से। और मुख्यमंत्री की जगह क्या होगा यहाँ पे? राज्यपाल। तो संबंधित राज्यों के राज्यपाल से अपेक्षित है। किससे अपेक्षित है? संबंधित उस स्टेट गवर्नमेंट के जो संबंधित राज्य है, संबंधित स्टेट है, उसके राज्यपाल से संबंधित है। संबंधित राज्य के राज्यपाल से अपेक्षित है कि ये राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन दे। इसलिए ये कथन 3 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने कतिपय निर्णयों में विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 क्लोज 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। कथन 2 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है? गलत है। तो ये वाला कथन क्या है? सही है कि अनुच्छेद 16 के क्लोज 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 332 द्वारा सीमित होंगी। और कथन 2 गलत है। संबंधित केस है इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ मामला 1992, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 16 के क्लोज 4 के तहत आरक्षण असाधारण स्थितियों को छोड़कर, किसको छोड़कर? असाधारण स्थितियों को छोड़कर 50% से अधिक का नहीं हो सकता।
अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता शब्द को परिभाषित नहीं करता है, केवल उल्लेख किया गया है संविधान में उसका। परिभाषित नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है, केवल मेंशन किया गया है, नाम का उल्लेख किया गया है प्रशासन की दक्षता। और यहाँ कथन 2 में क्या लिखा हुआ है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। तो परिभाषित करने वाली बात कथन 2 में गलत दी गई है, इसलिए कथन 1 सही होगा और कथन 2 गलत।